आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा बुलेटिन में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और सबसे पहले हम सीधे रुक करेंगे मुंबई का, जहां से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दौरे पर हैं, संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ करें प्रबुद्ध जन सम्मेलन में प्रवासी राजस्थानी कारोबारियों से संवाद करते हुए सीएम के वक्तव्य को सुनते हैं। और ये सीधी तस्वीरें मुंबई से आपके टीवी स्क्रीन पर प्रवासी राजस्थानी प्रबुद्धजन सम्मेलन में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। यहां पर लगातार बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं भी कर रहे हैं, धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और इसी दौरान उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों के प्रबुद्धजन सम्मेलन में शिरकत की है। उद्योगपतियों से सीधा संवाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया और प्रवासी राजस्थानियों की जमकर तारीफ भी की कि किस तरीके से राजस्थान की संस्कृति और परंपरा को बाहर भी उसी शिद्दत के साथ वे निभा रहे हैं, चारों तरफ पहुंचा रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान में महाराणा प्रताप की धरती, मीराबाई की धरती और साथ ही साधु संतों की धरती का जो संवाद है, जो खुशबू है, वो बाहर फैलाने का काम प्रवासी राजस्थानी कर रहे हैं। तो वहीं राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। अस्पताल ब्लड बैंक से प्लाज्मा चोरी करने वाले की गिरफ्तारी हुई है। एसएमएस थाना पुलिस ने लैब टेक्नीशियन को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। प्लाज्मा चोरी करने वाले लैब टेक्नीशियन की गिरफ्तारी हुई है। किशन साय को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की 6 मई को जैकिलोन अस्पताल के ब्लड बैंक इंचार्ज सत्येंद्र सिंह ने केस दर्ज करवाया था। किशन साय की कार में 76 प्लाज्मा यूनिट के बैग्स बरामद हुए थे और इसे लेकर के ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अस्पताल के ब्लड बैंक से प्लाज्मा चोरी करने के आरोप में लैब टेक्नीशियन किशन साय की गिरफ्तारी हुई है। और इस जयपुर में किडनी ट्रांसप्लांट मामले को लेकर बड़ी अपडेट, जहां पर जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। फोर्टिस अस्पताल के 2 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की, पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जवाहर सर्किल थाना पुलिस मुकदमा संख्या 319, जिसमें धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में किडनी ट्रांसप्लांट मामले में वांछित फोर्टिस अस्पताल के नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर जितेंद्र गोस्वामी और यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के आला अधिकारी दोनों डॉक्टर से पूछताछ कर रहे हैं। फर्जी एनओसी से ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले को लेकर के ये सबसे बड़ी अपडेट है। फोर्टिस अस्पताल के 2 डॉक्टर, जिनकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, इन दोनों डॉक्टरों की गिरफ्तारी हुई है। डॉक्टर जितेंद्र गोस्वामी और साथ ही साथ यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप गुप्ता, दोनों की गिरफ्तारी पुलिस की तरफ से की गई है। तो फोर्टिस अस्पताल में चल रही कार्रवाई का जायजा लिया हमारे संवाददाता लवली वधवा ने, आप भी देखिए। ट्रांसप्लांट के मामले में फोर्टिस अस्पताल में आज फिर से जयपुर की डीसीपी ईस्ट की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। डीसीपी ईस्ट की टीम ने फोर्टिस अस्पताल से 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है, जिनमें जो है डॉक्टर जितेंद्र गोस्वामी, जो कि नेफ्रोलॉजिस्ट हैं फोर्टिस अस्पताल में, और दूसरे डॉक्टर का नाम है डॉक्टर संदीप गुप्ता, जो कि यूरोलॉजिस्ट हैं फोर्टिस अस्पताल मालवीय नगर में। जो इलाके के डीसीपी हैं दिंगत आनंद, उनकी टीम में, उनके निर्देशन में ये पूरी कार्रवाई को इस वक्त अंजाम दिया जा रहा है। दोनों जो गिरफ्तार डॉक्टर्स हैं वो लंबे समय से फोर्टिस अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे थे और किडनी ट्रांसप्लांट के मामले में वो अंग तस्करों से जुड़ी हुई जो गैंग है उसके साथ में जुड़े हुए थे और मिलकर के अंग तस्करी जैसे काम को, जघन्य अपराध को वो यहां पर अंजाम दे रहे थे। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। तो वहीं शादियों के सीजन में सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। मिलावट के खिलाफ लगातार मोर्चा खोला हुआ है। और इसी से जुड़ी आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 अलग अलग तस्वीरें। पहली तस्वीर कोटा की, जहां पर एक फैक्ट्री में छापेमारी की गई। 6744 लीटर मिलावटी घी जब्त किया गया, उसे सील किया गया। दूसरी तस्वीर बीकानेर की, वहां पर भी बड़ी कार्रवाई हुई है। 1761 लीटर नकली घी पकड़ा गया है। अलग अलग ब्रांड का ये नकली घी है जो बाजार में यहां से सप्लाई होता था, उसकी फैक्ट्री का खुलासा हुआ। और कैसे ये मिलावटखोर यहां पर शानदार पैकिंग के नाम पर लोगों को बीमारियों वाला घी सप्लाई कर रहे थे।
उधर दौसा के सैंथल में बासी रबड़ी खाने से कई लोगों के बीमार होने की खबर है। सभी को सैंथल के अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं गंभीर स्थिति होने की वजह से दौसा रेफर किया गया है। डॉक्टर विनोद मीणा ने जानकारी दी कि सैंथल में फूड पॉइजनिंग के करीब 1 दर्जन लोग उनके अस्पताल में पहुंचे थे, जिसमें से 9 बच्चे शामिल हैं। इन बच्चों को शिशु इकाई में भर्ती किया गया है, तो वहीं महिलाओं का मेडिकल वार्ड में उपचार चल रहा है। अस्पताल में बच्चों को नीचे ही फर्श पर लिटाकर उनका उपचार किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें चिकित्सा व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर रही हैं। ऐसे में चिकित्सा व्यवस्था की पोल खुल गई है। फूड पॉइजनिंग के शिकार मरीजों के परिजनों का कहना है कि जिला अस्पताल में सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। किशनगढ़ की तस्वीरें देखिए और प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था की असली तस्वीरों से रूबरू होइए। यहाँ पर ना बेड है ना व्यवस्थाएं। व्यवस्थाओं को लेकर परिजन काफी असंतुष्ट नजर आए, उनमें आक्रोश है। ये फूड पॉइजनिंग का मामला लग रहा है। सैंथल की घटना है ये, और इसमें 9 बच्चे और 2 महिलाएं हैं जिनके अचानक उल्टी दस्त हुए थे, इमरजेंसी में लेके आए। उधर अलवर में सरकारी टीचर पिता की नौकरी और संपत्ति हथियाने के लिए एक बेटे और बहू की खौफनाक वारदात आपको सिहरन पैदा कर देगी। बेटे ने इसके लिए अपनी पत्नी के साथ मिलकर पिता को जान से मारने की भी कोशिश की है। ये रिपोर्ट देखिए। नौकरी की चाह, बेटे ने किया वार, संपत्ति का लालच, पिता पर अत्याचार। अनुकंपात्मक नौकरी की ऐसी चाहत कि बाप को भी नहीं बख्शा। अलवर में रिश्तों को शर्मसार करने वाला यह मामला सामने आया है, जहां एक बेटे ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने टीचर पिता की हत्या करने का प्रयास किया। आरोपी बेटा अपने पिता की हत्या कर उसकी जगह पर अनुकंपात्मक नौकरी और संपत्ति हासिल करना चाहता था। इसके लिए बेटे और बहू दोनों ने मिलकर पिता को इस कदर टॉर्चर किया कि वो कांपने लगे। दोनों ने मिलकर उसे बुरी तरह पीटा और गाड़ी में बंधक बनाकर पूरे शहर में घुमाया और गाड़ी में भी उसके साथ मारपीट की। लेकिन टीचर के बड़े भाई को पता लगने के बाद इस बेटे के मंसूबों पर पानी फिर गया। मेरे साथ मारपीट की, बोर्डिंग पे ये जो भी मेरे गांव को क्यों मारपीट की? मारपीट क्यों की? वैसे ही उसको हाँ पैसा मांग रहा था वो, पैसे दे दिए उसको। अच्छा, उसके बाद उसने मारपीट की। फिलहाल पुलिस ने मामले में पीड़ित पिता की शिकायत दर्ज कर ली है और पूरे मामले की जांच जारी है। अराजी विहार थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। स्कूल भी अच्छा था। लाल शर्मा थी जो मालवीय नगर के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने बेटे अंकित और बहू पूजा के खिलाफ रिपोर्ट की है कि इन्होंने पोते की बीमारी का बहाना करके इनको अपने घर पे बुलाया और फिर बंधक बना के इनको मारपीट करी और हाथ पैर बांध के और गाड़ी में लेके इनको घूमते रहे। तो इन्होंने परिजनों को किसी तरीके से सूचना दी और रात को परिजनों ने आके छोड़ दिया। कुछ दिन पहले ही दोनों आरोपियों ने टीचर के पिता यानी अपने दादा के साथ भी मारपीट की थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। देखना यह होगा कि ये दोनों आरोपी कब तक गिरफ्तार होते हैं। न्यूज़ 18 के लिए अलवर से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। तो एक कहावत है कि देर आए दुरुस्त आयद, और टोंक के ग्रामीणों की 7 दशक की गुहार के बाद आकार ले रहा एक पुल निर्माण के पहले ही धराशायी हो गया। ये खास रिपोर्ट देखिए। राहत के तौर पर देखा जाने वाला पुल लोगों की उम्मीदों को आहत कर गया। टोंक से गुजर रही बनास नदी में 2 तहसीलों के दर्जनों गांवों को जोड़ने के लिए 135 करोड़ रुपए से बन रहे पुल के 4 गार्डर शुक्रवार शाम गिर गए। निर्माण के दौरान ही काम चल रहा था, इसी दौरान ये गिर गया। इस पुल के गिरने के बाद इसकी गुणवत्ता पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। जिला मुख्यालय से पीपलू और पीपलू के आसपास के जो 400 गांव हैं उनको जोड़ने के लिए पुल बनाया जा रहा था और ऐसा माना जा रहा है कि प्रदेश का सबसे लंबा पुल
ये बन रहा था। पुल गिरने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने निर्माण सामग्री की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करते हुए जांच की मांग की। देखो लापरवाही थी, ये इनको जॉइंट में किया गया नहीं है। ग्रामीण घूमते हैं यहाँ पर, जानवर भी आते हैं, इनकी लापरवाही पुलिया वालों की। ये गिर गई, जनानी हो सकती थी यहाँ पर। मेरा ये पास में गांव है, यहाँ से ये जो आपको डावा दिख रहा है ना, यहाँ पे पास में ही है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। अब इसमें इसकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जांच होनी चाहिए कि किस तरह से गिर गए, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, कौन सा मेटल इसमें यूज हो रहा है, कौन सी कंपनी है, क्या पीडब्ल्यूडी क्या एक्शन होता है, इसमें सब कुछ होना चाहिए। अधिकारियों को उस उच्च लेवल की जांच होनी चाहिए, इसमें इसी गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए, क्या उसमें यूज हो रहा है, कैसे गिर गई। 134 करोड़ 74 लाख की लागत से बनने वाला यह पुल टोंक के गहलोत घाट पर बन रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक गिरने वाले चारों गार्डरों को करीब 1 महीने पहले ही चढ़ा दिया गया, लेकिन उन्हें दूसरे पिलर के गार्डर से ज्वाइंट नहीं किया गया। में उसके हाइड्रा वाले ने शाम का टाइम था तो बम निकाला, उसका उससे टक्कर हुआ, उसकी वजह से एक गटर का अनबैलेंस हुआ, तो एक के बाद एक गटर सीक्वेंस से गिर गए। बारिश के दिनों में 400 से ज्यादा गांवों का संपर्क इस पुल से होने वाला था। 7 दशक की ग्रामीणों की गुहार के बाद पुल आकार लेने लगा था। खास बात यह है कि पुल का तकरीबन 70% काम पूरा भी हो चुका था। निर्माण पूरा होने के बाद टेस्टिंग में 4 से 5 महीने का समय लगने वाला था, लेकिन निर्माण के दौरान ही पुल का हिस्सा धराशायी हो गया। अब पीडब्ल्यूडी और ठेका फर्म इसको किस तरह से आगे इस पुल का निर्माण करवाती है, जांच किस तरह से होगी और क्या कुछ चीजें निकल करके सामने आती है। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। तो वहीं रोडवेज की बसों से सफर करने वाली लड़कियों और महिलाओं के लिए ये काम की खबर है। रोडवेज में सुरक्षा बढ़ाने जा रही है। बसों में पैनिक बटन लगाए जा रहे हैं ताकि जरूरत पड़ने पर महिलाएं इसे दबा करके मदद हासिल कर सकें। ये खास रिपोर्ट देखिए। आधी आबादी के काम की खबर। महफूज होगा रोडवेज का सफर। बसों में लग रहे हैं पैनिक बटन। बटन दबाइए, मदद पाइए। राजस्थान रोडवेज की बसें यात्रा के लिए किफायती और भरोसे का साधन मानी जाती हैं। अब ये बसें और भी ज्यादा सुरक्षित होने जा रही। रोडवेज प्रशासन बसों में पैनिक बटन लगाने जा रहा है, यानी कि कोई महिला यात्री अगर असुरक्षित महसूस करती है तो वह पैनिक बटन दबाकर मदद मांग सकती है। आप मेरे पास देख सकते हैं, ये जो बटन लगा हुआ है जिसमें लाइट जल रही है, इस बटन को दबाया जा सकता है और इस बटन से सूचना जो है वो रोडवेज हेडक्वार्टर पहुंचेगी और उसके बाद में सारी इंफॉर्मेशन इस बस में कौन ड्राइवर है, इस बस में कौन कंडक्टर है, ये हेडक्वार्टर में सूचना पहुंचेगी और वहां से जो है फ्लाइंग के जरिए या किसी दूसरे माध्यम के जरिए ड्राइवर के साथ कांटेक्ट किया जा सकता है। अब तक 850 बसों में पैनिक बटन को इंस्टॉल किया जा चुका है। रोडवेज विभाग के मुताबिक 30 जून तक पैनिक बटन का काम करने लगेंगे, लेकिन हैरत की बात तो ये है कि इन बटनों के बारे में ना तो अधिकांश बस डिपो के मैनेजर को पता है और ना ही बस ड्राइवर्स को। इनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है कि लगाया दूसरों से पूछा था अपनी भाई साहब ये किस काम कर लिए हैं, उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया था। यकीनन महिला सुरक्षा के लिहाज से ये पहल बेहद अच्छी है, लेकिन ज्यादातर खटारा हो चुकी बसों में ये बटन कितना काम कर पाएंगे, ये भी सोचने वाली बात है। दूसरी बात, विभाग बटन तो लगा रहा है, लेकिन दूर दराज के इलाके में मदद कैसे पहुंचाएगा, इसका कोई ठोस प्लान नहीं है। तीसरी और सबसे जरूरी बात, जो बसें नॉर्म्स से बाहर हो चुकी हैं, उनके अंदर बटनों को लगाने के मायने समझ से बाहर है। अभी तक इनका संचालन शुरू नहीं हुआ है, ये ऑपरेटिंग नहीं है, इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और ड्राइवर्स को ये तक नहीं बताया गया है कि ये बटन किस काम आएंगे और इन बटन का इस्तेमाल क्या होता है। हमने ड्राइवर से भी बात की, उन्हें भी इस बटन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि ये बटन लगाने के बाद में काम कब शुरू होगा और ये ऑपरेट कब हो पाएंगे। कैमरामैन मानसिंह के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। फैमिली ग्रुप में मैसेज भेजने पर युवक की हत्या कर दी गई। व्हाट्सएप पर फैमिली ग्रुप में मैसेज भेजने पर युवक की हत्या करने की जानकारी मिली है। कहासुनी में चाकूबाजी हुई और एक भाई की इसमें मौत हो गई। बचाने आया
एक अन्य साथी घायल हुआ है। मैसेज भेजने पर कहासुनी में मौसेरे भाइयों के बीच में कहासुनी हुई। जानकारी के अनुसार इन भाइयों में चाकूबाजी हुई और चाकूबाजी में एक भाई की मौत हुई है। बचाने आया साथी घायल हो गया। जयसिंहपुरा खोर इलाके में नाई की थड़ी में हत्या की वारदात हुई है। चाकूबाजी के दौरान उत्तर प्रदेश के निवासी 25 साल का सलमान अंसारी जिसकी हत्या कर दी गई। सलमान को लेकर फैमिली ग्रुप में गलत मैसेज डाले जा रहे थे। मौसेरे भाई असलम और अन्य भाई मैसेज को लेकर आपत्ति जताने पहुंचा, इस तरह की जानकारी है। बाकी तथ्य जांच के बाद ही सामने आएंगे। और इसी बीच मध्य प्रदेश के जबलपुर से बड़ी खबर, करीना कपूर खान की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। हाई कोर्ट ने करीना कपूर को नोटिस जारी किया है। प्रेगनेंसी बाइबल से जुड़े मामले को लेकर लीगल नोटिस दिया गया। ईसाई समाज ने धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप लगाए थे और आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। 1 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर, करीना कपूर खान की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। अगली खबर का रुख करेंगे। लोकसभा चुनाव का रण जारी है और 3 चरणों के बाद अब 4 और चरणों में चुनाव होने बाकी हैं। प्रदेश की सभी सीटों पर 2 चरण में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 4 जून को 266 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। मतगणना के लिए निर्वाचन विभाग की आखिर तैयारी कैसी है, रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के मतदान के बाद मतगणना की तैयारियां जारी है। प्रदेश भर में मतदान के बाद उम्मीदवारों का भविष्य अब ईवीएम मशीनों में कैद है, जिन्हें काउंटिंग स्थलों पर कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। चुनाव आयोग अभी से मतगणना की तैयारियों में जुट गया है। राजस्थान में मतदान के मुताबिक अगर रुझान और नतीजों की बात की जाए तो सुबह से ही इसके रुझान जारी होना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले बैलेट जो मतपत्र हैं उनकी काउंटिंग की जाएगी, उसके बाद में ईवीएम मशीनों के जरिए काउंटिंग की जाएगी। राजस्थान में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो बाड़मेर में मतदाता थे और मतदान प्रतिशत भी वहाँ पर ज़्यादा रहा, लिहाजा वहाँ पर नतीजे आने में वक्त लगेगा। बाड़मेर सीट पर मुकाबला त्रिकोणी है, इसलिए सभी लोगों की धड़कनें शाम तक बढ़ती रहेंगी। 25 लोकसभा सीटों का हाल अगर देखा जाए तो प्रदेश में सबसे ज्यादा मतदाता पाली लोकसभा सीट पर थे, जबकि सबसे कम मतदाता दौसा सीट पर थे। लेकिन मतदान के बाद सबसे ज्यादा वोट बाड़मेर में डाले गए, वहीं सबसे कम वोटिंग करौली धौलपुर सीट पर हुई। ऐसे में प्रदेश में जब मतगणना की जाएगी तो सबसे पहले करौली धौलपुर सीट के नतीजे सामने आएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है ईवीएम गार्डिंग। तो लंबा समय है, हमें 40 दिन तक ईवीएम को गार्ड रखना है और इसके लिए एक प्लाटून सीएपीएफ की, जितने भी हमारे सेंटर्स हैं, 25 लोकसभा सीटें हैं तो करीब 29 जगह उन्होंने अपना रखा है। तो कलेक्शन, हाँ, तो करीब हर एक प्लाटून हर जगह लगेगा। तो 10 कंपनीज, करीब 30 जगह है, तो 10 कंपनीज हमें ये सीएपीएफ की मिली है। अगर बात करें कि सीट पर कितने वोट पड़े तो करौली धौलपुर सीट पर 9,79,000 वोट पड़े, दौसा में 10,58,000, झुंझुनू में 10 लाख। उस उम्मीद को ये हमारी राजस्थान की सरकार निश्चित रूप से पूरा करेगी और आने वाला समय जो उनकी मांग है उनको पूरा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप देख सकते हैं कि ये हमारे साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा थे, जिनको लेकर लोगों में उत्साह देखा जा सकता है कि जो प्रवासी राजस्थानी हैं वो किस कदर कहा जा सकता है कि यहाँ पर बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं। बड़ी गर्मजोशी के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यहाँ पर स्वागत किया गया है। क्या कुछ कहेंगे कि यहाँ पर जो प्रवासियों में काफी उत्साह देखा जा सकता है? देखिए, निश्चित ही आज हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी यहाँ पे आज मीरा भाईंदर शहर की धरती पे उपस्थित है, जो कि मिनी राजस्थान के नाम से ही जाना जाता है। और यहाँ पे नागरिकों में, सभी प्रवासी भाइयों में इतना ज्यादा उत्साह देखने को मिला, देशभक्ति जागी, राजस्थान का प्रेम जाग गया। और जो ओजस्वी भाषण हमें आज भजनलाल जी ने दिया है, वाकई के अंदर आने वाले इस 20 तारीख को आप देखेंगे कि हमारे इस ठाणे लोकसभा का जो प्रत्याशी है वो भारी बहुमत से जीतेगा और राजस्थानी प्रवासी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे उसमें। क्या कुछ कहेंगे? प्रवासियों को एक बड़ी उम्मीद रहती है कि उनके जब प्रदेश का मुखिया यहाँ पर आता है, किस तरीके से देखते हैं? सब में बड़ा जोश है और रवि भाई के नेतृत्व में जो आज प्रवासी सारे आए हैं, एक जो 12 घंटे के कॉल के ऊपर,
तो मैं तो इसलिए रवि भाई को देता हूँ कि सबको समझ जाए। और सबसे ज्यादा खुशी की बात है कि 60 संस्थाएं जो आई है स्वागत करने के लिए, अलग अलग सभी समाज के लोग इसके अंदर आए हैं। देख सकते हैं कि ये प्रवासी राजस्थानियों में ही नहीं, कहा जा सकता है कि जो महाराष्ट्र की जो जनता है उनमें भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर एक जो उत्साह है और वो यहाँ पर देखने को मिला है। न्यूज 18 के लिए सहयोगी अविनाश शर्मा के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुंबई के दौरे पर है। प्रवासी राजस्थानियों से उन्होंने मुलाकात की और इसे लेकर प्रवासी राजस्थानियों में भी बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।